हाय गाइस, मैं हूँ आरजे सेट और आप सुन रहे थे मेरे साथ रॉयल एनफील्ड क्वीन भाग 2। देर रात को रिया जब घर वापस आई तो वो ऊपर अपने कमरे की ओर जाते जाते रुकी और किचन के बगल वाली रूम जहां उषा मौसी रहती है उनके कमरे के सामने आकर मन ही मन खुद से कहने लगी, क्या उषा मौसी सो गई होंगी? क्या इतनी रात को उन्हें डिस्टर्ब करना सही रहेगा? उफ, क्या करूं? एक बार दरवाजा नॉक करके देखती हूं। कहते हुए उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा नॉक करना चाहा, उषा मौसी ने दरवाजा खोला। मैं जानती थी तुम ही हो रिया बेटा, उषा मौसी ने कहा। तो रिया बोली, आपको कैसे पता मैं कमरे के बाहर खड़ी थी? रिया बेटा, तुमसे ज्यादा मैं तुम्हें जानती हूं। तुम्हारी बचपन से मेरे कमरे के बाहर आकर खड़े रहने की आदत आज तक ना गई, उषा मौसी ने कहा। ये सुनकर रिया सीधी जाकर उनके गले से लग गई और कहने लगी, आई एम सो सॉरी उषा मौसी, आज मुझे आपसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, बट सच में मैंने जानबूझकर आपको हर्ट नहीं किया। फिर उनसे अलग होकर वो बोली, आज जब मुझे मॉम के दिए वो ग्लव्स नहीं मिले तो उस वक्त मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और वो सारा गुस्सा आप पर निकल गया। उसके लिए कान पकड़ के सॉरी। आई प्रॉमिस मैं दोबारा कभी आपसे ऐसे बात नहीं करूंगी। उसे बच्चों की तरह अपने दोनों कान पकड़े देख उषा मौसी हंसते हुए बोली, रिया, तुम सिर्फ हाइट और उम्र से ही बड़ी हुई हो, तुम्हारा मन आज भी एक छोटे बच्चे की तरह है। आज मैं आपके साथ सोऊंगी इस कमरे में, कहकर रिया कमरे के अंदर चली गई। तो उषा मौसी बोली, बेटा तुम्हें तो एसी वाले कमरे की आदत है और मेरे कमरे में तो एसी नहीं है, तुम्हें नींद नहीं आएगी यहां। मां की गोद में सिर रखकर सोने का सुकून किसी एसी वाले कमरे में नहीं है मौसी। ये कहते हुए रिया की आंखें हल्की नम हो गई। उषा मौसी ने उसके आंखों में आंसू देखा तो पूछा, रिया तुम्हारे आंख में ये आंसू? तुम तो जानती हो अर्नब साहब को तुम्हारे आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते बेटा। आपको अपना मानती हूं इसीलिए बस थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाई। और चिंता मत करिए, आपकी रिया ने गहरों के सामने रोना अब छोड़ दिया है, कहकर वो उषा मौसी के गोद में अपना सिर रखकर सो गई। उसका सिर सहलाते हुए उषा मौसी मन ही मन बोली, रिया, तुम जिन्हें गैर समझ रही हो वो तुम्हारे अपने हैं। न जाने कब तुम इस बात को समझोगी और खुद को इस तकलीफ से आजाद कर दोगी। अगली सुबह रिया अपने किसी काम से बाहर जा रही थी, तभी कल्याणी आई और उसे रोकते हुए वे बोली, रिया बेटा तुम बाहर जा रही हो तो प्लीज क्या तुम ये फाइल अपने डैड के ऑफिस दे आओगी? दरअसल अवनी से अपने साथ ले जाना भूल गई। सॉरी पर मैं बिजी हूं, आप ये फाइल किसी नौकरों के हाथों भिजवा दें, कहकर रिया वहां से जाने लगी। तो कल्याणी बोली, बेटा शायद ये कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा है कि इसे मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों भिजवाऊं और मैं खुद ही चली जाती, मगर आज डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है इसीलिए मैं नहीं जा पाऊंगी बेटा। कल्याणी की बात सुनकर रिया ने बात को आगे ना बढ़ाते हुए उनके हाथ से वो फाइल लेकर बाहर की ओर चली गई। घर से बाहर आकर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और अर्नब जी के ऑफिस के लिए निकल गई। जिंदल ग्रुप एक आर्किटेक्ट कंपनी थी जिनके मालिक ब्रिजेश जिंदल यानी कि रोहन के पापा थे। करीब आज से 5 साल पहले उन्होंने अपने बिजनेस को सिर्फ मसूरी में ही नहीं बल्कि देश के कोनों कोनों तक वे अपने बिजनेस को आगे लेकर गए
और आज जिंदल ग्रुप्स का नाम इंडिया के टॉप लिस्टेड आर्किटेक्ट कंपनियों में से एक थी। डैड, क्या मैं अंदर आ जाऊं? रोहन ने केबिन का दरवाजा नॉक करते हुए पूछा। यस, कम इन, ब्रिजेश जी ने कहा। तो रोहन अंदर आते हुए बोला, डैड आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था? हाँ बेटा, क्या तुम राकेश के साथ साइट विजिट के लिए चले जाओगे? एक्चुअली 2 बजे मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ब्रिजेश जी ने रोहन से कहा। तो रोहन हामी भरकर वहां से चला गया। इसके बाद वो साइट विजिट के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसके सेक्रेटरी ने आकर कहा, सर आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? आई मीन, आपकी तो अभी एक घंटे में जवेरीज के साथ मीटिंग है। वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर बस आते ही होंगे। ओ या, हाउ डिड आई फॉरगेट इट। ये मीटिंग भी जरूरी है और साइट विजिट करना भी। क्या करूं अब? कहते हुए रोहन सोच विचार में पड़ गया। फिर कुछ देर की सोच विचार के बाद रोहन सेक्रेटरी से बोला, सोनिया, डू वन थिंग, तुम जवेरीज को कांटेक्ट करो और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स लेकर सीधे साइट पर बुलाओ। हम डील फाइनल वहां कर लेंगे, क्योंकि मैं ये डील किसी कीमत पर नहीं खो सकता। जवेरी हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड। यहां रिया फाइल लेकर अर्नब जी के ऑफिस पहुंची। ऑफिस के अंदर आकर वो अर्नब जी के केबिन की ओर बढ़ी। चलते चलते वो ऑफिस के एक चपरासी से टकरा गई और फाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। सॉरी मैडम, मैंने देखा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। चपरासी घबरा कर बोला, कोई बात नहीं भैया, आप जाइए, मैं इन्हें उठा लूंगी। रिया ने कहा तो चपरासी उसे फिर एक बार सॉरी कहकर चला गया। फाइल गिरने के कारण उसके अंदर के सारे कागज बिखेर गए। तो रिया एक एक कर उन पेपर्स को समेटने लगी। तभी उसकी नजर एक पेपर्स पर चली गई, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखे थे, शारदा फाउंडेशन। तो वो उन सभी पेपर्स को गौर से पढ़ने लगी। वो पढ़ ही रही थी, उतने में अवनी की असिस्टेंट आई और रिया से बोली, रिया मैम आ गई आप? ये फाइल मुझे दे दीजिए और थैंक यू इसे लाने के लिए। ये किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें शारदा फाउंडेशन के पेपर्स क्यों हैं? रिया ने सीधा सवाल किया। तो असिस्टेंट उससे नजरें चुराते हुए बोली, वो मैम वो मैं आपको नहीं बता सकती, ये कॉन्फिडेंशियल है। क्या तुम जानती भी हो ये किसके नाम की फाउंडेशन है? मेरे मॉम के नाम की है, और मॉम या मॉम से जुड़ी किसी भी चीज के बारे में जानने का मेरा पूरा हक है। तुम मुझे सच सच सारी बातें बता रही हो या मैं डैड से जाकर पूछ लूं? रिया गुस्से से बोली। तो डर के मारे असिस्टेंट ने उसे आज की डील के बारे में बता दिया। दरअसल शारदा फाउंडेशन एक अनाथ आश्रम है, जिसे रिया की मॉम शारदा जी ने बनवाया था। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार शारदा फाउंडेशन को तुड़वाकर रीडेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट जवेरीज ने जिंदल ग्रुप को देने का सोचा, और आज ये डील फाइनल होने ही जा रही थी। कि जिंदल ग्रुप की मीटिंग कहां पर है? जवाब दो, रिया चिल्लाकर बोली। तो असिस्टेंट ने उसे उस साइट का एड्रेस बताया जहां आज ये मीटिंग होने वाली थी। जाते जाते रिया असिस्टेंट से बोली, जाकर अपनी अवनी मैडम से कहो अपने घटिया बिजनेस के लिए किसी के इमोशंस के साथ खेलना बंद कर दे। कहकर रिया वहां से चली गई। साइट पर अपना काम खत्म करके रोहन ने अपनी सेक्रेटरी सोनिया से कहा, मिस सोनिया, ये जवेरीज की तरफ से अब तक कोई आया क्यों नहीं? तुमने उन्हें ठीक से इन्फॉर्म तो किया था ना? यस सर, मैंने उन्हें ठीक से इन्फॉर्म किया था और उन्हें लोकेशन भी सेंड कर दी थी। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। डोंट वरी सर, मैं अभी पता करती हूँ। कहकर सोनिया किसी को फोन करने लगी। वो फोन कर ही रही थी
तभी सामने से उसे दूर से एक बुलेट आती नजर आई, जिसे रिया चलाते हुए आ रही थी। उसे देखकर सोनिया बोली, सर, शायद वो जो बाइक पर आ रहा है वो जवेरीज की तरफ से होगा। नजदीक आकर रिया ने बाइक रोकी, मगर उसने अपना हेलमेट नहीं उतारा। रोहन ने उसे एक नजर घूरा, फिर जैसे ही उसकी नजर रिया के दाएं हाथ के ग्लव्स पर पड़ी और उसने उस पर वो आधा चांद का निशान देखा, तो उसे देखते ही वो मन ही मन बोला, ये तो वही है जिसने मुझे लूजर कहा था। ओह, तो ये जवेरीज के लिए काम करता है। रोहन, तू जिसे पूरे मसूरी शहर में ढूंढ रहा था, वो तो खुद चलकर तेरे पास आया है। आज लूंगा इससे अपने कल का बदला। कहकर रोहन रिया के सामने आकर बोला, लगता है जवेरीज और जवेरीज के एम्प्लॉय को किसी के वक्त की वैल्यू नहीं है। कोई पंक्चुअलिटी नाम की चीज है भी या नहीं। सच अनप्रोफेशनल बिहेवियर। ये सुनकर रिया ने अपना हेलमेट उतारा, जिससे उसके लंबे घने बाल हवा से लहराकर उड़ने लगे। तो वो अपने बालों के अंदर अपनी उंगलियों को फंसाकर अपने बाल सही करने लगी। जब रोहन को एहसास हुआ कि वो बुलेट चलाने वाला कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, तो वो एक पल को उसे देखकर दंग रह गया। फिर अगले ही पल रिया को देखते ही वो अपना सारा गुस्सा पल भर में भूल गया और वो उसे एकटक देखने लगा। रिया का अपने चेहरे पर उसे तंग करती जुल्फों को हटाना, उसका यूं अपने बालों को संवारना, उसके गर्दन पर से बालों को पीछे करते देख रोहन उसमें कहीं खो सा गया और उसकी धड़कनें सामान्य से तेज हो गई। रिया बाइक से उतरकर सीधा रोहन के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मिस्टर, जवेरीज को किसी के वक्त की कद्र है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, मगर जवेरीज किसी को भी अपने इमोशंस के साथ खेलने नहीं देती। फिर वो रोहन को फाइल दिखाते हुए कहने लगी, इसी कॉन्ट्रैक्ट के इंतजार में तुम्हारी आंखें तरस रही थी ना? क्यों ना इस कॉन्ट्रैक्ट को अब खत्म कर दिया जाए? कहकर उसने अपनी जेब से कुछ ढूंढते हुए एक लाइटर निकाला और पूरी की पूरी फाइल रोहन की आंखों के सामने जलाकर राख कर दी। उप्स, ये कॉन्ट्रैक्ट तो जल गई। नाउ डील इज ओवर, रिया ने कहा। उसे ऐसा करता देख सेक्रेटरी सोनिया ने कहा, ए लड़की, ये तुमने क्या किया? तुमने इसे जला क्यों दिया? तुम जानते भी हो ये कितनी इंपॉर्टेंट डील थी। सुनाई देता है मुझे, बहरी नहीं हूं मैं। अपना वॉल्यूम जरा कम रखोगी तो ज्यादा बेहतर होगा। कहकर रिया ने सोनिया की बोलती बंद कर दी। फिर वो रोहन को घूरते हुए बोली, शारदा फाउंडेशन को रीडेवलप करना तो दूर की बात है, उस पर किसी की बुरी नजर तक बर्दाश्त नहीं है मुझे। तो इस फाउंडेशन को हाथ लगाने से पहले 100 बार अच्छे से सोच लेना, वरना अगली बार सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं जलेंगे। कहकर रिया वहां से जाने लगी। रोहन, जो कि अब तक रिया की सारी बातें सुनकर चुपचाप खड़ा था, वो बोला, तुमसे दूसरी बार मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर रिया उसकी ओर पलटी और उसे सवालिया नजरों से घूरते हुए बोली, लगता है इन पेपर्स के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी चली गई। ये हमारी पहली और आशा करती हूं हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मिस, ना तो ये हमारी पहली मुलाकात है और आखिरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी सोचा नहीं था कि हमारी दूसरी मुलाकात के बाद पहली मुलाकात का इतना शुक्रगुजार रहूंगा। रोहन ने कहा। क्या मतलब? रिया ने अपनी एक पौहे तान कर पूछा। तो रोहन बोला, कुछ नहीं,
कल शाम को मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ राइडिंग पर गया था। वहां कोई अचानक आया और मुझे कट मार के लूजर कहकर चला गया। कल मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था, मगर आज तो मैं उसका फैन हो गया। रोहन की बातें सुनकर रिया को कल शाम का वाक्य याद आया और वो रोहन की ओर देखकर झट से बोली, तो क्या वो बाइक वाली तुम थे? दुनिया सच में गोल है। मुझे उकसाने का अंजाम तो तुमने कल ही देख लिया है, तो जरा संभल कर। कहकर रिया अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से तेज रफ्तार के साथ निकल गई। उसे जाती हुई देखकर रोहन की जुबान से सिर्फ 3 शब्द निकले, रॉयल एनफील्ड क्वीन। जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ रॉयल एनफील्ड क्वीन। बाय बाय।